हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज आपके लिए लाए जीके जीएस से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आगे के एग्जाम में आ सकता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न इसमें आता है, 1951 में नई दिल्ली में आयोजित पहले एशियाई खेलों में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते और पदक तालिका में भारत का स्थान क्या था? तो ऑप्शन है 15 स्वर्ण 1 स्थान, 20 स्वर्ण 1 स्थान, 15 स्वर्ण 2 स्थान, 10 स्वर्ण 1 स्थान। इसमें जो है 4 ऑप्शन जो है इसका दिया गया था। इस क्वेश्चन का जो है राइट आंसर होगा 1951 के पहले एशियाई खेलों में भारत ने 15 जो है स्वर्ण पदक जीते और कुल 51 पदक यानी 15 स्वर्ण, 16 रजत और 20 कांस्य के साथ पदक तालिका में जापान के बाद दूसरे स्थान पर रहा था, जो कि एशियाई खेलों में भारत की अब तक की सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग रहा है। तो इसमें जो है कितना स्वर्ण जीता है? 15 स्वर्ण और जो है दूसरा स्थान पर रहा। तो ऑप्शन सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसमें, भारतीय न्याय संहिता 2023 में किस कानून का स्थान लिया है? तो भारतीय न्याय संहिता 2023 में जो है किस कानून का स्थान लिया है? तो ऑप्शन है भारतीय दंड संहिता 1860, दंड प्रक्रिया संहिता 1973, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872, विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम। इसमें 4 ऑप्शन जो है दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो है राइट आंसर होगा भारतीय न्याय संहिता 2023 बीएनएस को 25 दिसंबर 2023 को राष्ट्रपति की स्वीकृति मिली और यह 1 जुलाई 2024 से लागू हुई, जिसने औपनिवेशिक कालीन भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी 1860 का स्थान जो है ले लिया है। आईपीसी की 511 धाराओं को संक्षिप्त कर बीएनएस में 358 धाराएं की गई, जिसमें नए अपराध जोड़े गए, कुछ पुराने हटा दिए गए और कई के लिए दंड बढ़ा दिया गया है। यह सुधार आधुनिक अपराधों जैसे साइबर अपराध और संगठित गिरोहों से निपटने के लिए किया गया, जबकि न्याय पर जो है जोर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, झुम्पा लाहिड़ी को जो है द इंटरप्रेटर ऑफ मेलेडीज पुस्तक के लिए पुलित्जर पुरस्कार किस वर्ष मिला है? तो झुम्पा लाहिड़ी को द इंटरप्रेटर ऑफ मेलेडीज पुस्तक के लिए ऑप्शन है 2000 में, 1999 में, 2001 में और 1998 में। इसमें 4 ईयर वर्ष दिया गया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर झुम्पा लाहिड़ी को उनकी लघु कहानी का संग्रह द इंटरप्रेटर ऑफ मालडीव मेलेडीज के लिए वर्ष 2000 में जो है पुलित्जर पुरस्कार मिला था, जो कि फिक्शन श्रेणी के लिए था और यह जो उनकी पहली प्रकाशित पुस्तक थी। यानी राइट आंसर ऑप्शन ए जो है इसका 2000 ईस्वी में जो है उनका पुलित्जर पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट आता है इसमें 1978 के आसपास भारत में कौन सी पंचवर्षीय योजना चल रही थी, जिसके बाद जो है किस योजना को लागू किया गया था? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना और 6ठी पंचवर्षीय योजना। 5वीं पंचवर्षीय योजना और रोलिंग प्लान यानी अनवरत योजना, 6ठी पंचवर्षीय योजना और रोलिंग प्लान, 4थी पंचवर्षीय योजना और 5वीं पंचवर्षीय योजना। इसमें 4 ऑप्शन जो है दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो है राइट आंसर होगा 5वीं पंचवर्षीय योजना 1974 से 78 के बीच चला था। यह योजना मूल रूप से 1974 से 1979 के लिए निर्धारित थी। हालांकि 1977 में राजनीतिक परिवर्तन के बाद नई निर्वाचित जनता पार्टी सरकार यानी मोरारजी देसाई के नेतृत्व में जो है इस योजना का जो है एक समय से 1 वर्ष पहले ही 1978 में ही समाप्त कर दिया गया। रोलिंग प्लान की बात करते हैं 1978 से 1980। 5वीं योजना को समाप्त करने के बाद जनता सरकार ने रोलिंग प्लान यानी अनवरत योजना पेश की। इसे जनता पार्टी की अपनी 6ठी योजना यानी 1978 से 83 के रूप में भी जाना जाता था, लेकिन 1980 में कांग्रेस सरकार की वापसी के बाद इसे रद्द कर दिया गया और एक नई आधिकारिक 6ठी पंचवर्षीय योजना 1980 से 85 जो है यह शुरू किया गया था। नेक्स्ट इसका जो है मुख्य उद्देश्य, 5वीं योजना का मुख्य नारा गरीबी हटाओ यानी पॉवर्टी एलिविएशन था। यानी वही रोलिंग प्लान का विचार गुरनार मित्तल द्वारा दिया गया था, जिसका उद्देश्य वार्षिक आधार पर लक्ष्यों की समीक्षा और संशोधन करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसमें, छऊ नृत्य जो है भारत के किन राज्यों से संबंधित और इसके 3 प्रमुख प्रकार कौन कौन से हैं? तो ऑप्शन है ओडिशा, पश्चिम बंगाल और बिहार, सरायकेला, पुरुलिया और पटना छऊ। झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा, सरायकेला, पुरुलिया और मयूरभंज छऊ। छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, बस्तर, सरायकेला, मयूरभंज छऊ। झारखंड, बिहार और उत्तर प्रदेश, सरायकेला, गया और लखनऊ छऊ। इसमें 4 ऑप्शन जो है यह दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा
यह नृत्य मुख्य रूप से पूर्वी भारत के 3 राज्यों में प्रचलित है, जिन्हें आधार पर इसके 3 मुख्य प्रकार हैं। सरायकेला छाऊ, यह झारखंड के सरायकेला खरसावां जिले से संबंधित है। पुरुलिया छाऊ, यह पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले से प्रसिद्ध है। मयूरभंज छाऊ, यह उड़ीसा के मयूरभंज जिले की परंपरागत है। मुख्य अंतर, पुरुलिया और सरायकेला छाऊ में नर्तक मुखौटा यानी मास्क का उपयोग करते हैं, जबकि मयूरभंज छाऊ में मुखौटों का प्रयोग नहीं किया जाता है। और रिकॉग्निशन यानी मान्यता, 2010 में यूनेस्को ने छाऊ नृत्य को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल किया था। यह नृत्य अक्सर चैत्र पर्व जैसे बसंत त्योहारों के दौरान जो है इसका किया जाता है। नेक्स्ट आता है भारत के वर्तमान केंद्रीय दूरसंचार मंत्री यानी कैबिनेट मंत्री और संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री कौन हैं? तो भारत के वर्तमान केंद्रीय दूरसंचार मंत्री और संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री ऑप्शन है अश्विनी वैष्णव, देवू सिंह चौहान, ज्योतिराज एम सिंधिया, डॉक्टर चंद्रशेखर पेम्मा सानी, रविशंकर प्रसाद, संजय धोत्रे, ज्योतिराज एम सिंधिया और नित्यानंद राय। तो इस क्वेश्चन का जो है राइट आंसर होगा केंद्रीय दूरसंचार मंत्री, यूनियन मिनिस्टर ऑफ जो है कम्युनिकेशंस, वर्तमान में ज्योतिराज एम सिंधिया भारत के केंद्रीय संचार मंत्री हैं। वे जून 2024 से इस पद पर कार्यरत हैं और उनके पास पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय का प्रभार भी है। संचार राज्य मंत्री यानी मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर कम्युनिकेशंस, डॉक्टर चंद्रशेखर पेम्मा सानी वर्तमान में संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री के रूप में जो है कार्य कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जुलाई 2025 में गोवा के 22वें राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन है PS श्रीधरन पिल्लई, पूसापति अशोक गजपति राजू, असीम कुमार घोष, CP राधाकृष्णन। तो इसका राइट आंसर जो है पूसापति अशोक गजपति राजू जो है वो गोवा के जो है 22वें राज्यपाल के रूप में नियुक्त किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान के भाग 14A में जो है अनुच्छेद 323 का A और 323 के B को जोड़ा गया और यह अनुच्छेद किससे संबंधित है? तो ऑप्शन है 44वां संशोधन अधिनियम 1978 मौलिक कर्तव्य से, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 ट्रिब्यूनल यानी अधिकरण से, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 पंचायती राज से, 24वां संविधान संशोधन अधिनियम जो है 1971 मौलिक अधिकार से। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा भारतीय संविधान में 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से एक नया भाग 14A जोड़ा गया जिसका जो है शीर्षक ट्रिब्यूनल्स है। अनुच्छेद 323 से यानी आर्टिकल 323 से यह प्रशासनिक ट्रिब्यूनल यानी एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल से संबंधित है। यह संसद को केंद्र और राज्यों की सार्वजनिक सेवाओं में नियुक्ति, व्यक्तियों की भर्ती और सेवा की शर्तों से संबंधित है। तो ऑप्शन जो है क्या हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत जो है इसको जोड़ा गया। तो ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इसमें जो है आगे है विवादों के समाधान के लिए प्रशासनिक न्यायाधिकरण स्थापित करने की शक्ति देता है। इसी के तहत 1985 में केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण कैट की स्थापना की गई थी। अनुच्छेद 323 का भी अन्य जो है मामलों के लिए ट्रिब्यूनल से संबंधित है। यह संसद और राज्य विधानसभाओं को कराधान यानी टैक्सेशन, विदेशी मुद्रा, श्रम विवाद, भूमि सुधार और खाद्य सामग्री जैसे विभिन्न अन्य विषयों के लिए न्यायाधिकरण स्थापित करने का अधिकार देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसमें आयुष्मान भारत जो है के तहत 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को प्रति वर्ष कितनी स्वास्थ्य बीमा राशि प्रदान की जाती है? तो ऑप्शन है प्रति जो है वर्ष 2 लाख, प्रति वर्ष 3 लाख, प्रति वर्ष 5 लाख और प्रति वर्ष 10 लाख। इसमें 4 ऑप्शन जो है दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो है राइट आंसर होगा योजना का विस्तार यानी एक्सपेंशन। अक्टूबर 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आयुष्मान भारत योजना का विस्तार करते हुए 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी वरिष्ठ नागरिकों को इसमें शामिल किया, चाहे उनकी आय या सामाजिक आर्थिक स्थिति कुछ भी हो। बीमा राशि यानी कवरेज अमाउंट, पात्र वरिष्ठ नागरिकों को 5 लाख प्रति वर्ष का निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा कवर मिलता है। आयुष्मान वय वंदना कार्ड, इस विशेष श्रेणी के लाभार्थियों के लिए एक नया और अलग आयुष्मान वय वंदना कार्ड जो है जारी किया जाता है। तो इसमें क्या होगा तो 5 लाख प्रति वर्ष जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है लावनी और मोहिनी अट्टम
किस राज्य और नृत्य शैली से संबंधित है? तो लावनी और मोहिनी अट्टम जो है ऑप्शन है महाराष्ट्र लोक नृत्य और केरल शास्त्रीय नृत्य, कर्नाटक शास्त्रीय नृत्य, तमिलनाडु लोक नृत्य, गुजरात लोक नृत्य, आंध्र प्रदेश शास्त्रीय नृत्य, महाराष्ट्र शास्त्रीय नृत्य, केरल लोक नृत्य। इसमें 4 ऑप्शन जो है इसका दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो है राइट आंसर होगा लावनी जो है यह महाराष्ट्र राज्य का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य यानी फोक डांस है। यह अपनी शक्तिशाली लय और पारंपरिक गीत ढोलकी का थाप पर किया जाता है। लावनी मुख्य रूप से महिलाओं द्वारा 9 वाड़ी यानी 9 गज लंबी साड़ी पहनकर किया जाता है और यह महाराष्ट्र के रंगमंच यानी तमाशा का एक जो है अभिन्न अंग है। मोहिनी अट्टम जो है यह केरल राज्य का एक शास्त्रीय नृत्य यानी क्लासिकल डांस है। मोहिनी का अर्थ है मन मोहने वाली स्त्री और अट्टम का अर्थ होता है नृत्य। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया था। उसी पर आधारित यह नृत्य अपनी सुंदर और कोमल गतिविधियों के लिए जाना जाता है। तो लावनी जो है महाराष्ट्र का जो है क्या है, तो महाराष्ट्र का जो है एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। और क्या है, तो यह मोहिनी अट्टम जो है यह शास्त्रीय नृत्य है। यानी कि ऑप्शन जो है इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 किसे और किस पुस्तक के लिए प्रदान किया गया तथा इस पुरस्कारों को जीतने वाली पहली हिंदी लेखिका कौन थी? तो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 तो ऑप्शन है जो है गोर्गी गोस्पोडिनोव और अरुंधति रॉय, जेपी अरपेनबेक और गीतांजलि श्री, सिल्वा अल्मांडा, किरण देसाई, हांगकांग और गीतांजलि श्री। 4 व्यक्ति का नाम जो 4 ऑप्शन दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो है राइट आंसर होगा अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जर्मनी की लेखिका जेनी एडपेनबेक को उनकी पुस्तक कैरोस के लिए प्रदान किया गया, जिसका अंग्रेजी अनुवाद माइकल हॉफमैन ने किया और यह पुरस्कार जीतने वाली पहली हिंदी लेखिका गीतांजलि श्री थी, जिन्होंने 2022 में उनकी पुस्तक रेत समाधि टॉम्ब ऑफ सेंट के लिए जो है यह सम्मान मिला था। तो जो है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जर्मनी लेखिका जो जेनी एरपेनबेक को दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 2010 के एशियाई खेलों गुआंगझू चीन में भारत का प्रदर्शन कैसा था और इसमें जो है भारत का प्रदर्शन कैसा था और भारत ने कुल कितने पदक जीते थे? तो 2010 के एशियाई खेलों गुआंगझू चीन में भारत का प्रदर्शन ऑप्शन है 10 स्वर्ण, 12 रजत, 33 कांस्य यानी कुल 55 जो है पदक। इसमें 14 स्वर्ण, 17 रजत, 34 कांस्य यानी कुल 65 पदक, 15 स्वर्ण, 24 रजत और 41 कांस्य कुल 80 और 9 स्वर्ण, 10 रजत, 25 कांस्य यानी कुल 44। इसमें 4 ऑप्शन जो है दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो है राइट आंसर होगा आयोजन की बात करते 16वें एशियाई खेल 2010 में चीन के गुआंगझू में आयोजित किए गए थे। पदक तालिका भारत ने इन खेलों में अपना उस समय तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया था। 2018 और 2023 के खेलों से पहले भारत ने कुल 65 पदक जीते, जिनमें 14 स्वर्ण, 17 रजत और जो है 34 कांस्य शामिल था। रैंकिंग की बात करें तो पदक तालिका में भारत 6ठे स्थान पर जो है इसमें रहा था। तो टोटल जो है 34 पदक जो है इसमें जीता था, यानी कि 14 स्वर्ण और 17 रजत जो है इसमें जीता था, यानी ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है भारत में असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के पद पर सीधी भर्ती या नियुक्ति मुख्य रूप से किन संस्थाओं द्वारा जो है की जाती है? तो ऑप्शन है संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग, कर्मचारी चयन आयोग, राज्य पुलिस भर्ती बोर्ड, रक्षा मंत्रालय और गृह मंत्रालय या केवल नीति आयोग। 4 ऑप्शन जो है इसका दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो है राइट आंसर होगा असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की नियुक्ति भारत में 2 मुख्य स्तरों पर होती है। केंद्रीय स्तर यानी सेंट्रल लेवल पर दिल्ली पुलिस और केंद्रीय सशस्त्र पुलिसों बलों जैसे बीएसएफ, सीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी में एएसआई और एसआई के पदों के लिए कर्मचारी चयन आयोग द्वारा परीक्षा आयोजित की जाती है। उदाहरण के लिए एसएससी, सीपीओ एग्जाम के माध्यम से इन पदों पर भर्ती होती है। राज्य स्तर यानी स्टेट लेवल, प्रत्येक राज्य का अपना राज्य पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड यानी स्टेट पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड होता है, जैसे यूपी, पीआर, पीबी, बीपी, एसएससी आदि, जो संबंधित राज्य पुलिस में एएसआई के पदों के लिए अधिसूचना जारी करता है।
पदोन्नति यानी प्रोमोशन, कई बार हेड कांस्टेबल के पद पर कार्यरत जवानों को उनके अनुभव और विभागीय परीक्षा के आधार पर भी एएसआई के पदों पर जो है प्रोन्नति किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसमें, खानवा का युद्ध यानी बैटल ऑफ खानवा कब और किनके बीच लड़ा गया था और इसका अंतिम परिणाम क्या था। तो खानवा का युद्ध 1526 बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच बाबर की जीत, 1527 बाबर और राणा सांगा के बीच बाबर की जीत, 1529 बाबर और अफगानों के बीच बाबर की जीत, 1527 हुमायूं और राणा सांगा के बीच हुमायूं की जीत। 4 ऑप्शन जो इसमें दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो है राइट आंसर होगा, डेट की बात करते तिथि, खानवा का युद्ध 16 मार्च 1527 को लड़ा गया था। यह पानीपत के पहले युद्ध के बाद बाबर द्वारा लड़ा गया दूसरा बड़ा युद्ध था। स्थान की बात करते हैं, लोकेशन, यह युद्ध राजस्थान के भरतपुर के पास खानवा नामक स्थान पर जो है हुआ था। प्रतिद्वंदी, यह युद्ध मुगल शासक बाबर और मेवाड़ के राजपूत राजा राणा सांगा यानी राणा संग्राम सिंह के बीच हुआ था। राणा सांगा के साथ कई अन्य राजपूत राजा और महमूद लोदी जैसे अफगान शासक भी शामिल थे। परिणाम की बात करते हैं, इस युद्ध में बाबर की जीत हुई। बाबर की बेहतर सैन्य रणनीति और तोपखाने यानी आर्टिलरी के प्रयोग ने राजपूत सेना पर जो है पर भारी बढ़त बनाई। महत्व की बात की, इस जीत के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी। यानी कि बाबर और जो है राणा सांगा के बीच हुआ था। कब हुआ था? यह जो है 1527 ईस्वी में लड़ा गया था। यानी ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हर्षचरित पुस्तक के लेखक कौन है और यह पुस्तक मुख्य रूप से किनके जो है जीवन काल और जो है शासन काल से संबंधित है। तो हर्षचरित्र जो है लेखक कौन है? तो हर्षचरित्र ऑप्शन है कल्हन, राजा विक्रमादित्य, बाणभट्ट, राजा हर्षवर्धन, हेतसंग, राजा कनिष्क, चंद्रवरदायी, पृथ्वीराज चौहान। इसमें 4 ऑप्शन जो है दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो है राइट आंसर होगा जो है लेखक हर्षचरित्र की रचना 7वीं शताब्दी में बाणभट्ट द्वारा की गई थी। बाणभट्ट सम्राट हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। नेक्स्ट है विषय, यह पुस्तक भारतीय इतिहास में संस्कृत का पहला ऐतिहासिक जीवनी ग्रंथ माना जाता है। इसमें वर्धन वंश के इतिहास और राजा हर्षवर्धन के जीवन, उनके राज्यरोहण और उनके शासनकाल का विस्तृत वर्णन है। भाषा की बात करते हैं, यह ग्रंथ अलंकृत संस्कृत गद्य में जो है लिखा गया है। अन्य रचना, बाणभट्ट ने कादम्बरी नामक एक प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना भी की जो दुनिया के सबसे पुराने उपन्यासों में से एक माना जाता है। हर्षवर्धन स्वयं भी एक विद्वान राजा थे जिन्होंने प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद जैसे नाटक जो है लिखे थे। इसका जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर जो हर्षचरित्र बाणभट्ट यानी राजा हर्षवर्धन, ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत में नई दूरसंचार नीति 1999 यानी न्यू टेलीकॉम पॉलिसी 1999 किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान जो है प्रस्तुत किया गया था? तो ऑप्शन है पीवी नरसिम्हा राव, मनमोहन सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी, इंद्र कुमार गुजराल। इसमें 4 ऑप्शन जो है दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो है राइट आंसर होगा, भारत में पहली दूरसंचार नीति 1994 में आई थी, लेकिन क्षेत्र में तेजी से हो रहे बदलाव के कारण अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने 26 मार्च 1999 को जो है नई दूरसंचार नीति जो है को मंजूरी दी थी। मुख्य परिवर्तन, इस नीति का सबसे महत्वपूर्ण क्रांतिकारी कदम दूरसंचार ऑपरेटरों के लिए निश्चित लाइसेंस शुल्क यानी फिक्स्ड लाइसेंस फी मॉडल को बदलकर राजस्व साझाकरण रिवेन्यू शेयरिंग मॉडल में बदलना था। इससे टेलीकॉम कंपनियों का वित्तीय राहत मिली और भारत में मोबाइल क्रांति का आधार जो है देखने को मिला। यानी ऑप्शन जो है अटल बिहारी वाजपेयी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, उपन्यास बुटकू। उपन्यास बुटकू के लेखक कौन है और इसे वर्ष 2025 में किस प्रतिष्ठित पुरस्कार के लिए चुना गया? तो उपन्यास बुटकू जो है ऑप्शन है असीम चक्रवर्ती साहित्य अकादमी पुरस्कार, मनोरंजन व्यापारी बुकर पुरस्कार, मनोरंजन व्यापारी अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार, अमिताभ घोष ज्ञानपीठ पुरस्कार। इसमें 4 ऑप्शन जो है दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो है राइट आंसर होगा बुटकू बंगाली लेखक मनोरंजन व्यापारी का उपन्यास है जो 2025 में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के लिए शॉर्टलिस्ट या लॉन्ग लिस्ट में चुना गया। अनुवादक की बात करते हैं, इस पुस्तक का बंगाली से जो अंग्रेजी में अनुवाद वी रामास्वामी द्वारा जो है किया गया था। यानी कि मनोरंजन व्यापारी बुकर पुरस्कार लॉन्ग लिस्ट में जो है किया गया था। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत में जो है रोलिंग प्लान यानी अनवरत योजना सिस्टम कब शुरू किया गया था और इसे लागू करने का मुख्य कारण क्या था। तो भारत में रोलिंग प्लान सिस्टम जो है शुरू किया गया था। ऑप्शन है 1974 आर्थिक मंदी को रोकने के लिए, 1978 नियोजन में लचीलापन लाने और राजनीतिक परिवर्तन के कारण, 1980 औद्योगिक विकास को गति देने के लिए, 1960 सूखे और युद्ध के प्रभाव को कम करने के लिए। इसका जो है आंसर होगा भारत में रोलिंग प्लान 1978 से 80 के बीच लागू किया गया था। शुरुआत का कारण 1977 में जो है सत्ता में आई जनता पार्टी सरकार यानी प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के नेतृत्व में 5वीं पंचवर्षीय योजना को 1978 में ही समाप्त कर दिया और नई एक योजना प्रणाली जो है शुरू की गई थी। इस प्रणाली में जो है अवधारणा की बात करते हैं। रोलिंग प्लान की अवधारणा स्वीडिश अर्थशास्त्री गुरनार मिडल द्वारा दी गया था। इस प्रणाली का मुख्य उद्देश्य नियोजन में लचीलापन लाना था, जिसमें जो है योजना के लक्ष्यों और आवंटन की हर साल समीक्षा की जाती है और अगले वर्ष जो है संशोधित किया जाता है। इसका जो है प्रमुख उद्देश्य, इसका मुख्य ध्यान रोजगार सृजन, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन और कृषि व लघु उद्योगों को बढ़ावा देने पर था। समाप्ति की बात करते हैं 1980 में कांग्रेस सरकार की वापसी के साथ ही इसे रद्द कर दिया गया और पुनः छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से 85 जो है यह शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है या किन प्रमुख नदियों के संगम पर निर्मित है। तो ऑप्शन है अमेजन डेल्टा अमेजन नदी, नील डेल्टा नील नदी, सुंदरबन डेल्टा गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी, मिसिसिपी डेल्टा यानी मिसिसिपी नदी। इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है। तो इसका जो है राइट आंसर होगा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा, जिसे सुंदरबन डेल्टा या बंगाल डेल्टा भी कहते हैं, जो भारत और बांग्लादेश में फैला हुआ है और दुनिया के सबसे उपजाऊ क्षेत्रों में से एक है, जो गंगा ब्रह्मपुत्र और मेघना नदियों के संगम से बनता है। नेक्स्ट है, असमिया भाषा के लिए वर्ष 2024 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे और उनकी किस कृति यानी पुस्तक के लिए प्रदान किया गया। तो ऑप्शन है प्रणव ज्योति डेका यानी सोनार सूतो कहानी संग्रह, विमल मजुमदार कालो मानुहर देश यानी उपन्यास, ज्योतिष चंद्र कलिता चिन्ह कविता संग्रह, जयंत माधव बरा यानी मरियाला उपन्यास। इसमें 4 ऑप्शन जो है दिया गया था। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर विजेता असमिया के प्रतिष्ठित लेखक विमल मजुमदार को वर्ष 2024 के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार के लिए चुना गया था, यानी ऑप्शन जो है विमल मजुमदार कालो मानुहर देश उपन्यास। ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इस कृति में जो उन्हें जो है उनके चर्चित उपन्यास कालो मानुहर देश के लिए यह सम्मान जो है मिला है साहित्य अकादमी पुरस्कार। यह भारत का एक प्रमुख साहित्यिक सम्मान है जो साहित्य अकादमी द्वारा प्रतिवर्ष 24 भाषाओं की सर्वश्रेष्ठ कृतियों को दिया जाता है। इस पुरस्कार के तहत विजेता को एक उत्कीर्ण ताम्र फलक, शॉल और जो है 1 लाख रुपए की नगद राशि जो है प्रदान की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत सरकार के संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा संचालित राष्ट्रीय युवा संसद योजना के अंतर्गत कक्षा 6 से 8 के छात्रों के लिए कौन सी विशिष्ट योजना जो है शुरू की गई है। तो ऑप्शन है तरुण संसद, किशोर संसद, बाल संसद, युवा संसद। इसमें जो है ऑप्शन है, तो इसका जो है राइट आंसर होगा संसदीय कार्य मंत्रालय ने राष्ट्रीय युवा संसद योजना के दायरे को बढ़ाते हुए प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर के छात्रों को जोड़ने के लिए बाल संसद की शुरुआत की है। यह विशेष रूप से कक्षा 6 से 8 के छात्रों के लिए डिजाइन किया गया है। किशोर संसद यह कक्षा 9 से 12 के छात्रों के लिए जो है डिजाइन किया गया है। तरुण संसद यह विश्वविद्यालय और कॉलेज स्तरों के लिए जो है आयोजित किया जाता है। तो इसमें जो है कक्षा कितना 6 से 8 के लिए है, तो 6 से 8 के लिए जो है बाल संसद का जो है इसमें आयोजन किया जाता है, यानी ऑप्शन सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, 2010 के राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कहाँ हुआ था। तो 2010 के राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन ऑप्शन है मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया, नई दिल्ली भारत, ग्लासगो स्कॉटलैंड, कुआलालंपुर मलेशिया। इसमें 4 ऑप्शन जो है दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो है राइट आंसर होगा आयोजन जो है 19वें राष्ट्रमंडल खेलों यानी कि कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन 3 अक्टूबर से 14 अक्टूबर 2010 तक जो है भारत की राजधानी नई दिल्ली में किया गया था।
शुभंकर यानी मैस्कॉट, इन खेलों का आधिकारिक शुभंकर शेरा यानी एक बाघ था। उद्घाटन की बात करते हैं, इनॉग्रेशन, खेलों का उद्घाटन तत्कालीन राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल और प्रिंस चार्ल्स ने जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में जो है किया था। भारत का प्रदर्शन, भारत ने इन खेलों में ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए पदक तालिका में दूसरा स्थान प्राप्त किया था। भारत ने कुल 101 पदक जीते थे, जिनमें 38 स्वर्ण, 27 रजत और 36 कांस्य पदक जो है इसमें शामिल था। नारा यानी मोट्टो, इन खेलों का नारा कम आउट एंड प्ले यानी बाहर आओ और खेलो जो है इसका नारा था। नेक्स्ट है क्वेश्चन इसमें, तीरंदाजी में फ्लेचिंग क्या होती है? तीरंदाजी में फ्लेचिंग जो है तो ऑप्शन है इसमें जो है ऑप्शन है द मेटल टिप ऑफ द एरो यानी तीर का धातु वाला सिरा, तीर के पिछले हिस्से पर लगे पंख या प्लास्टिक के पंख, धातु के धनुष के इस्तेमाल में होने वाली डोरी, हाथ पर पहना जाने वाला सुरक्षात्मक उपकरण। तो तीर के पिछले हिस्से के पास जो पंख या प्लास्टिक के ब्लेड लगे होते हैं उन्हें सामूहिक रूप से फ्लेचिंग कहा जाता है। एक तीर में आमतौर पर 3 या अधिक फ्लेचिंग होता है। तो तीर के पिछले हिस्से पर लगे पंख या प्लास्टिक पंख यानी ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। हॉकी का जादूगर यानी द विजार्ड ऑफ हॉकी के नाम से किसे जाना जाता है? तो हॉकी का जादूगर यानी बलबीर सिंह सीनियर, मेजर ध्यानचंद, धनराज पिल्ले, सरदार सिंह। इसमें 4 ऑप्शन जो है दिया गया। तो हॉकी का जादूगर जो है मेजर ध्यानचंद यानी मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन यानी कि 29 अगस्त को भारत में हर साल राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की गुणवत्ता को सबसे अधिक प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है? तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की गुणवत्ता को सबसे अधिक प्रभावित करने वाला ऑप्शन है मॉनिटर का आकार, इंटरनेट बैंडविड्थ और स्थिरता, वेबकैम का ब्रॉडबैंड, ऑपरेटिंग सिस्टम का संस्करण। इसमें 4 ऑप्शन जो है दिया गया है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एक रियल टाइम डेटा ट्रांसफर प्रक्रिया है। इसके सुचारू संचालन के लिए इंटरनेट की गति यानी बैंडविड्थ और जो उसकी निरंतरता यानी स्टेबिलिटी सबसे अनिवार्य है। यदि इंटरनेट की गति कम होती है तो वीडियो लैग करने लगता है, ऑडियो कटने लगता है, यानी ऑप्शन बी जो है इंटरनेट बैंडविड्थ और स्थिरता जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता अल्पाधिकार यानी ओलिगोपोली बाजार की विशेषता नहीं है? तो ऑप्शन है कुछ बड़े विक्रेता, फर्मों के बीच अत्यधिक जो है परस्पर निर्भरता, प्रवेश में कठिन बाधाएं, बड़ी संख्या में विक्रेता और खरीदार। इस क्वेश्चन का जो है राइट आंसर होगा बड़ी संख्या में विक्रेता और खरीदार होना पूर्ण प्रतियोगिता यानी परफेक्ट कंपटीशन या एकाधिरात्मक प्रतियोगिता यानी मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की विशेषता है, न कि अल्पाधिकार यानी ओलिगोपोली की विशेषता है। इसमें जो है कौन सा विशेषता नहीं है थी जो है बड़ी संख्या में विक्रेता और खरीदार जो है ऑप्शन डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, फरवरी 2025 में म्यूचुअल क्रेडिट गारंटी योजना जो है का शुभारंभ किसने किया और यह मुख्य रूप से किसके लिए है? तो ऑप्शन है पीयूष गोयल बड़े उद्योगों के लिए, निर्मला सीतारमण सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों के लिए, नरेंद्र मोदी किसानों के लिए, शक्तिकांत दास स्टार्टअप्स के लिए। इसमें 4 ऑप्शन जो है दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, लॉन्च की बात करते हैं, केंद्रीय वित्त और कॉरपोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण ने 17 फरवरी 2025 को मुंबई में एमएसएमईज के लिए म्यूचुअल क्रेडिट कार्ड जो है गारंटी योजना का औपचारिक शुभारंभ किया है। उद्देश्य की बात करते हैं, इस योजना का मुख्य उद्देश्य विनिर्माण यानी मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में एमएसएमईज को मशीनरी और उपकरणों की खरीद के लिए बिना किसी कोलेटरल यानी बिना कुछ गिरवी रखे ऋण प्राप्त करने में मदद करना है। प्रमुख विशेषता की बात करते हैं, ऋण सीमा, पात्र एमएसएमईज इस योजना के तहत 100 करोड़ तक का ऋण प्राप्त कर सकते हैं। गारंटी कवर, नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी ऋण देने वाली संस्थाओं को 60% तक का गारंटी कवर जो है प्रदान जो है इसमें करती है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है निर्मला सीतारमण जो है राइट आंसर जो है हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिसंबर 2025 तक की स्थिति के अनुसार निम्नलिखित में से किसे भारत के लोकपाल के न्यायिक सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन है न्यायमूर्ति लिंगप्पा नारायण स्वामी, न्यायमूर्ति संजय यादव, न्यायमूर्ति रितु राजावस्ती, उपरोक्त सभी। इसमें 4 ऑप्शन जो है दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो है राइट आंसर होगा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वर्ष 2024 में लोकपाल के रिक्त पदों को भरने के लिए 3 नए न्यायिक सदस्यों की नियुक्ति की थी, जो दिसंबर 2025 में भी अपने पदों पर कार्यरत हैं। न्यायिक सदस्य की बात करें, जुडिशियल मेंबर्स, न्यायमूर्ति रितु राजावस्ती, ये भारत के 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष और कर्नाटक उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं। न्यायमूर्ति जो है, न्यायमूर्ति कौन सा है? तो न्यायमूर्ति जो है एल नारायण स्वामी, ये हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रहे हैं। न्यायमूर्ति संजय यादव, ये इलाहाबाद उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं। लोकपाल अध्यक्ष वर्तमान में न्यायमूर्ति संजय मानिकराव खानविलकर, भारत के लोकपाल अध्यक्ष जो है वर्तमान में यह भी पद पर आसीन हैं। नेक्स्ट इसमें संरचना, लोकपाल में एक अध्यक्ष और अधिकतम 8 सदस्य हो सकते हैं, जिनमें से 50% यानी 4 न्यायिक सदस्य होना अनिवार्य इसमें माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्पकालिक फिलिप्स वक्र, शॉर्ट रन फिलिप्स वक्र कर्व जो है मुख्य रूप से किन 2 आर्थिक चरों के बीच संबंध को दर्शाता है? तो अल्पकालिक फिलिप्स वक्र, ऑप्शन है मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के बीच सीधा संबंध, मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के बीच विपरीत यानी व्युत्क्रमानुपाती संबंध, जीडीपी वृद्धि और कर दरों के बीच संबंध, ब्याज दरों और बचत के बीच संबंध। 4 ऑप्शन जो इसमें दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर 1958 में अर्थशास्त्री A.W. फिलिप्स ने यह सिद्धांत दिया था। अल्पकालिक फिलिप्स वक्र यह दर्शाता है कि अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के बीच एक ट्रेड ऑफ का या उल्टा संबंध जो है इसमें होता है, यानी मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के बीच जो है विपरीत व्युत्क्रमानुपाती संबंध को दर्शाता है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलोरा यानी महाराष्ट्र का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर किस राजवंश और किस शासक द्वारा बनवाया गया था? तो एलोरा यानी महाराष्ट्र का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर और जो है राजवंश, ऑप्शन है चोल राजवंश राजा प्रथम, राष्ट्रकूट राजवंश कृष्ण प्रथम, पल्लव राजवंश नरसिम्हवर्मन प्रथम, चालुक्य राजवंश पुलकेशियन द्वितीय। इसमें 4 जो है ऑप्शन दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो है राइट आंसर होगा एलोरा की गुफा जो है संख्या 16 में स्थित कैलाश मंदिर का निर्माण 8वीं शताब्दी यानी लगभग 756 से 773 ईस्वी में राष्ट्रकूट राजा कृष्ण प्रथम द्वारा जो है इसका निर्माण करवाया गया था। शैली की बात करते हैं, यह मंदिर द्रविड़ स्थापत्य शैली में बना है और भगवान शिव को समर्पित है। इसका आकार कैलाश पर्वत के समान जो है माना जाता है। तो राष्ट्रकूट राजवंश जो है इसका जो है क्या राष्ट्रकूट राजा जो है क्या हो जाएगा? कृष्ण प्रथम जो है ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जनवरी 2024 में भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो जनवरी 2024 में भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण का अध्यक्ष ऑप्शन है PD वाघेला, अनिल कुमार लाहौटी, JS दीपक, RS शर्मा। इसमें 4 ऑप्शन जो है दिया गया था। इसका राइट आंसर अनिल कुमार लाहौटी हो जाएगा। अनिल कुमार लाहौटी जो है केंद्र सरकार के द्वारा जो है अनिल कुमार लाहौटी को 29 जनवरी 2024 को TRAI का नया अध्यक्ष नियुक्त किया था। कार्यकाल की बात करते हैं, उनकी नियुक्ति पदभार ग्रहण करने की तिथि से 3 वर्ष की अवधि के लिए या 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक जो भी पहले हो किया गया था। पूर्ववर्ती उन्हें PD वाघेला का स्थान लिया, जिनका कार्यकाल जो है सितंबर 2023 में जो है समाप्त हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारतीय संविधान के अनुसार लोकसभा का सदस्य यानी सांसद बनने के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो ऑप्शन है 18 वर्ष, 21 वर्ष, 25 वर्ष और 30 वर्ष। इसमें 4 ऑप्शन जो है दिया गया है। इस क्वेश्चन का जो है राइट आंसर होगा संवैधानिक प्रावधान, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 84 का बी यानी 84 का बी के तहत जो है लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष निर्धारित की गई है। राज्यसभा, इसके विपरीत संसद के उच्च सदन यानी राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होना चाहिए। मतदान की आयु, भारत में मतदान करने की न्यूनतम आयु 18 वर्ष है, जिसे 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989 के द्वारा
जो है घटाकर 21 से जो है कितना कर दिया गया था, 18 किया गया था। लेकिन चुनाव लड़ने की आयु इससे भिन्न है। स्थानीय निकाय, पंचायत और नगर पालिका चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु जो है 21 वर्ष होना अनिवार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ई बैंकिंग में ऑनलाइन लेने देने यानी ऑनलाइन लेन देन के सत्यापन और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए मुख्य रूप से किस सुरक्षा उपाय का उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन है यूज़र आईडी, वन टाइम पासवर्ड, आईपी एड्रेस, ब्राउज़र कुकीज़। 4 ऑप्शन जो है दिया गया है। तो ई बैंकिंग में लेन देन को सुरक्षित बनाने के लिए ओटीपी जो है वन टाइम पासवर्ड जो है ऑप्शन बी जो है राइट आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1950 और 60 के दशक के दौरान भारत ने अपनी अर्थव्यवस्था को विकसित करने के लिए कौन सी मुख्य व्यापार रणनीति अपनाई थी? तो ऑप्शन है मुक्त व्यापार और निर्यात प्रोत्साहन, आयात प्रतिस्थापन, अंतर्मुखी व्यापार नीति, वैश्वीकरण और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, केवल कृषि निर्यात पर आधारित रणनीति। इसमें 4 ऑप्शन जो है दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी जो है क्या हो जाएगा, आयात प्रतिस्थापन और अंतर्मुखी व्यापार नीति जो है ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए अमृत सरोवर मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो अमृत सरोवर मिशन का मुख्य उद्देश्य ऑप्शन है ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देना, जल संरक्षण के लिए प्रत्येक जिले में कम से कम 75 जलाशयों का विकास और कायाकल्प करना, शहरी क्षेत्रों में केवल पर्यटन स्थलों का निर्माण करना, समुद्री जल को पीने योग्य बनाना। तो इस क्वेश्चन का जो है राइट आंसर होगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 अप्रैल 2022 को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस को इस मिशन की शुरुआत की थी। इस मिशन का मुख्य लक्ष्य जो है आज़ादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में भारत के प्रत्येक जिले में कम से कम 75 अमृत सरोवर यानी तालाब जलाशय बनाना या उनका कायाकल्प करना इसका मुख्य उद्देश्य था। यानी ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची का मुख्य विषय क्या है और इसमें कौन कौन सी सूचियां शामिल है? तो ऑप्शन है आधिकारिक भाषाएं, संघ और राज्य भाषा सूची, शक्तियों का विभाजन, संघ राज्य और समवर्ती सूची, नगर पालिकाओं की शक्ति, शहरी और ग्रामीण अनुसूची, मौलिक अधिकार और कर्तव्य नागरिक सूची। 4 ऑप्शन जो है इसमें जो है दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो है राइट आंसर होगा, संविधान के अनुच्छेद 246 के तहत 7वीं अनुसूची केंद्र, संघ और राज्यों के बीच विधायी शक्तियों और कार्यों के आवंटन को परिभाषित करती है। 2025 में भी यह भारत के संघीय ढांचे का आधार बनी हुई है। 3 अनुसूचियां जो है इसमें शामिल है। संघ सूची, इसमें जो है यानी यूनियन लिस्ट, इसमें जो है राष्ट्रीय महत्व के विषय शामिल हैं जिन पर केवल संसद कानून बना सकती है, जैसे रक्षा, विदेश मामले, रेलवे, बैंकिंग। वर्तमान में इसमें 100 विषय है। राज्य सूची, इसमें क्षेत्रीय महत्व के विषय शामिल है जिन पर सामान्यतः राज्य विधानमंडल कानून बनाता है, जैसे पुलिस, सार्वजनिक स्वास्थ्य, कृषि। और इसमें वर्तमान में जो है 61 विषय है। राज्य सूची में 61 विषय है, संघ सूची में जो है 100 विषय है। अब आते हैं समवर्ती सूची, कनकरेंट लिस्ट। इसमें वे विषय शामिल है जिन पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं, जैसे शिक्षा, वन, विवाह और तलाक। वर्तमान में इसमें 52 विषय है। यदि केंद्र और राज्य के कानून में टकराव होता है तो केंद्र का कानून जो है ज़्यादा प्रभावी होता है। नेक्स्ट है, इसमें निम्नलिखित में से कौन सा देश ब्रिक्स समूह का जो है ब्रिक्स देश समूह का सदस्य नहीं है? ऑप्शन है दक्षिण अफ्रीका, संयुक्त अरब अमीरात, जापान और ईरान। इसमें 4 ऑप्शन जो है दिया गया है। तो ब्रिक्स के मूल सदस्य यानी ओरिजिनल मेंबर, इसमें 5 संस्थापक देश शामिल थे, ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका। इसमें जो है आगे चलकर 2024-25 का विस्तार यानी एक्सपेंशन, 1 जनवरी 2024 को ब्रिक्स का ऐतिहासिक विस्तार हुआ। इसमें ईरान, इथोपिया, मिस्र और संयुक्त अरब अमीरात आधिकारिक तौर पर पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल हुए। सऊदी अरब ने भी इसमें शामिल होने के लिए निमंत्रण स्वीकार किया है। 2025 का सम्मेलन, ब्रिक्स का 2025 का शिखर सम्मेलन रूस में आयोजित किया गया है, जहां समूह ने ब्रिक्स पार्टनर देशों की एक नई श्रेणी भी जो है शुरू कर दिया है। इसका उद्देश्य की बात करें, इस समूह का उद्देश्य जो है विकसित देशों के प्रभुत्व वाली वैश्विक आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था को
चुनौती देना और विकासशील देशों के हितों की जो है रक्षा करना इसका मुख्य उद्देश्य है। इसमें जो है क्वेश्चन में इसका जो है जापान जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 19वें एशियाई खेल झांगझू 2023 में भारत का कुल पदक प्रदर्शन और पदक तालिका में रैंक क्या था। तो 19वें एशियाई खेल में भारत का कुल पदक प्रदर्शन ऑप्शन है 25 स्वर्ण, 32 रजत और 43 कांस्य, यानी कुल 100 पदक, 5वां रैंक। ऑप्शन बी है 28 स्वर्ण, 38 रजत और 41 कांस्य, कुल 107 पदक, चौथा रैंक। ऑप्शन है 30 स्वर्ण, 30 रजत, 40 कांस्य, कुल 100 पदक और तीसरा रैंक। 20 स्वर्ण, 31 रजत, 51 कांस्य, कुल 102 पदक, छठा रैंक। 4 ऑप्शन जो है इसमें दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा भारत ने कुल 107 पदक जीते थे। पदक विवरण, मेडल ब्रेकडाउन, स्वर्ण जो है 28 था, रजत 38 था और ब्रॉन्ज जो है यानी कांस्य 41 था। रैंकिंग की बात करें तो पदक तालिका में भारत चौथे स्थान पर रहा। चीन, जापान और दक्षिण कोरिया क्रमशः पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर मौजूद थे। प्रमुख खेल की बात करते हैं, भारत ने सबसे अधिक पदक एथलेटिक्स यानी 29 पदक और निशानेबाजी यानी 22 पदक उसमें जीते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें है चौसा का युद्ध यानी बैटल ऑफ चौसा किस वर्ष और किन दो शासकों के बीच लड़ा गया था। तो चौसा का युद्ध ऑप्शन है 1526 बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, 1539 हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच, 1556 अकबर और हेमू के बीच, 1540 हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच। तो चौसा का युद्ध कब हुआ था। चौसा का युद्ध जो है कब हुआ था, जिसका राइट आंसर जो है होगा चौसा का युद्ध जो है 26 जून 1539 को लड़ा गया था। स्थान यानी लोकेशन, यह युद्ध आधुनिक बिहार के बक्सर जिले में कर्मनाशा नदी के तट पर स्थित चौसा नामक स्थान पर हुआ था। प्रतिद्वंदी यानी ओपोनेंट्स, यह युद्ध मुगल सम्राट जो है हुमायूं और अफगान शासक शेरशाह सूरी, जिसे शेर खान के नाम से भी जाना जाता था, के बीच हुआ था। परिणाम की बात करते हैं, इस युद्ध में शेरशाह सूरी की निर्णायक जीत हुई। हुमायूं अपनी जान बचाने के लिए घोड़े सहित गंगा नदी में कूद गया था, जहां एक भिश्ती यानी निजाम ने उसकी जान जो है बचाई थी। नेक्स्ट आता है इसमें महत्व, इस जीत के बाद शेर खान ने शेरशाह की उपाधि धारण की और अपने नाम के सिक्के चलवाए। इसके ठीक 1 साल बाद 1540 में कन्नौज बिलग्राम का युद्ध हुआ, जिसने हुमायूं को भारत छोड़ने पर मजबूर कर दिया और दिल्ली में सूरी साम्राज्य की स्थापना हुई। नेक्स्ट आता है इसमें भारत में 1991 की नई आर्थिक नीति के अंतर्गत कौन सा आर्थिक मॉडल लागू किया गया था। तो भारत में 1991 की नई आर्थिक नीति न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के अंतर्गत जो है महालनोबिस मॉडल, LPG मॉडल यानी LPG लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन मॉडल, गांधीवादी मॉडल, बॉम्बे प्लान, इसमें 4 ऑप्शन जो है दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो है राइट आंसर होगा 1991 में भारत एक गंभीर भुगतान संतुलन बैलेंस ऑफ पेमेंट संकट से जूझ रहा था। तत्कालीन प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव और वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के नेतृत्व में व्यापक आर्थिक सुधार शुरू किए गए। LPG मॉडल यानी LP लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन मॉडल जो है इसमें इसका मुख्य उदाहरण था। तो ऑप्शन जो है इसमें बी राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो, प्लीज़ इसको जो है लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा जो है शेयर करें। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद।